अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे। 15 रुपए का ऐलान किया गया, लेकिन सिर्फ 4 रुपए की कमी की गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए 74 पैसे की कमी की है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे कम किए गए हैं। नोटिफिकेशन 12 बजे के बाद जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 4 पैसे और डीजल की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे की कमी का इम्कान था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि माशी इस्तेहकाम आ रहा है और पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह कमी की जा रही है, लेकिन 12 बजे से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 1 जून की तारीख में नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 4 रुपए की कमी की गई। और खबर है कि अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल हमास जंग बंदी का नया मंसूबा पेश। मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंग बंदी का है। इसी दौरान इसराइली फौजें गजा से निकल जाएंगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। गजा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत करेंगे। जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जंग बंदी कायम रहेगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। जो बाइडन के मुताबिक हमास ने तजावीज़ को मुस्बत करार दे दिया है। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में मरने वालों की तादाद 7 हो गई। झुलस कर मरने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फरीदाबाद में फिजा सोगवार। इज्तिमाई नमाज जनाजा में हज़ारों शहरियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर शिरकत की। 40 अफराद जख्मी हुए, जो ताहाल ज़ेर इलाज हैं। धमाके के 52 जख्मियों में से 23 को कराची मुंतकिल किया गया है। मुतादिद बच्चों की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद में फिजा सोगवार रही। इज्तिमाई नमाज जनाजा में रिकत आमेज मनाजिर। नमाज जनाजा में सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत पर तनकीद, शहदाई और जख्मियों को मुआवजा दिया जाए। सिलेंडर धमाकों के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत को अमली इक़दामात करने होंगे। लवाहिकीन ने मुतालबा किया, हमें इंसाफ फराम किया जाए, जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराम की जाएँ। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में मरने वालों की तादाद 7 हो गई। झुलस कर मरने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फरीदाबाद में फिजा सोगवार। 40 जख्मी ताहाल ज़ेर इलाज हैं। धमाके के 52 जख्मियों में से 23 को कराची मुंतकिल किया गया। मुतादिद बच्चों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद के मरगला हिल्स पर लगी आग ताहाल बेकाबू है। मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी हुई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के मुतादिद हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आग कैसे लगी, तहकीकात की जा रही हैं। और लोअर दीर के जंगलात में लगी आग पर 4 रोज़ के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग मजीद इलाकों तक फैल गई है। जंगलात और जंगली हयात खतरात से दोचार हैं। FC, महकमा जंगलात, लिवीज़, वाइल्ड लाइफ के एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। खानपुर के पहाड़ों पर आतिशज़दगी, आग आबादी की जानिब बढ़ने लगी। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। दुश्वार गुजार रास्तों और झाड़ियों के बायस रेस्क्यू टीमों को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। और कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। कराची हीट वेव की लपेट में है। पारा 36 डिग्री जबकि शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। शहर कायद में आज भी दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई है। सिंध में भी दिन भर सूरज आग उगलता रहा। जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू तुरबत में दर्जा हरारत 49, सिब्बी और लसबेला में 48, खैरपुर, नूरपुर थल, बहावल नगर, भक्कर और मोंजोदाड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, खानपुर, लाड़काना, मंडी बहाउद्दीन, कसूर और ओकाड़ा में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। तो एक जानिब गर्मी तो दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी भी बरकरार है। लोड शेडिंग में कमी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। कराची में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। 14 घंटे बिजली की मअतली ने जिंदगी अजीरन कर दी है। अवाम तड़प उठे। औरंगी और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरे किए।
गर्मी के सितम, उस पर के इलेक्ट्रिक के जुल्म। कराची वालों की जिंदगी अजीरन हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18-18 घंटे तक जा पहुंचा। लाइन लॉसेस वाले एरिया में बिल भरने वाले भी शदीद अजियत से दो चार। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। लांढी, मलीर, बल्दिया, साइटेरिया, औरंगी, लियारी, न्यू कराची, महमूदाबाद और सुल्तानाबाद शदीद मुतासिर। अवाम का गमो गुस्सा उरूज पर। शहरी कहते हैं पहले चंद घंटे बिजली जाती थी, अब सिर्फ चंद घंटे आती है। अब लोड शेडिंग ऐसी करी हुई है, उन्होंने 1 घंटे देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की गायब है। हार्ट हमें हो रहा है, शुगर हमें हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमें हो रहा है, टेंशन हमें हो रही है। हम सुबह रोजगार के लिए जाए कि सारी रात हाथ से ये पंखे से हवा दे रहे हैं। कुंडा माफिया भी यही लोग करते हैं, कुंडा माफिया भी यही है। रिलीफ कभी पाकिस्तान में मिला नहीं है भाई, और उम्मीद तो करते हैं हर इंटरव्यू से, लेकिन अभी इंटरव्यू भी चलते हैं, हर गर्मी में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। आवाम का मुतालबा है कि उन्हें के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाई जाए, बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची के अवाम दोहरी अजियत का शिकार हैं। बिजली मिलती नहीं, भारी भरकम बिल जेबें खाली कर देते हैं। कि इलेक्ट्रिक के मुसल्लत करदा अजाब से कैसे निजात मिलेगी, अवाम फट पड़े। लाइट 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है, 4 घंटे जाती है। पूरी रात भी ऐसे रहती है, पूरा दिन भी ऐसे रहती है, लाइट होती नहीं है। और बिल इतने 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार के बिल भेज देते हैं। लाइट होती नहीं है, बिल इतने ही आते हैं। सारा दिन लाइट नहीं होती, सही रात लाइट नहीं होती। हमारा आशर देख रहे हैं, सारी रात बैठ के गुजारते हैं गर्मी में। अभी 1 घंटे के लिए आई है, फिर चली जाएगी 4 घंटे के लिए। ना गैस आई, ना लाइट है, ना पानी का रोना। हर चीज़ का तो यहाँ रोना है। लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरेंगे? लाइट वालों को गटर यहाँ के भरे हुए, कच्ची आबादी को तो उन्होंने किया लावारिस, और बोर्ड उन्हें यहीं से मिलते हैं। एक तरफ कराची वाले तवील लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का अजाब भुगत रहे हैं, तो दूसरी जानिब नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को तकसीम कार कंपनियों में बेहतरीन करार दे दिया। किस कायदे के मुताबिक रिपोर्ट तैयार की गई है, सवालिया निशान उठ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग की अजियत, इस पर भारी भरकम बिलों की आफत, ये है कराची वालों की मौजूदा हालत। लेकिन नेपरा की रिपोर्ट सुना रही है अनोखी कहानी, ऐसी कहानी जो गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। नेपरा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों से बेहतर करार दिया गया, लेकिन मीडिया पर जो कहानी कराची वाले सुनाते हैं, इसमें गर्मी की अजियत है, लोड शेडिंग के दुख हैं, ओवर बिलिंग के गम है, एहतजाज है और परेशानी है। 14 घंटे जब मर्जी है बंद करते हैं, जब मर्जी है चली गई, कोई लिमिट, जब मर्जी पड़ती है जब बंद करते हैं। लोड शेडिंग तो अभी तो ये हाल है कि भाई तकरीबन 16 घंटे हमारी लोड शेडिंग हो रही है। उसके अलावा गैर एलानियाँ आधी रात को भी हो रही है। बिजली पे जा रही 10-12 घंटे, 14 घंटे, और बिल वही आते हैं, बल्कि ज्यादा बिल में कोई फर्क नहीं आया, बिजली ज्यादा जा रही है। शहरी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कायदा है जिसके तहत के इलेक्ट्रिक को बेहतरीन करार दिया गया। चंद काली भेड़ों के कुंडों के बाइस पूरी कॉलोनियों को 10-10 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ता है। ऐसे में के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बेहतरीन कैसे हो गया? ऐसी शिकायतें मौसूल होती हैं कि इदारे की गलती से ज्यादा बिल भिजवा दिया जाता है, लेकिन शिकायत पर कहा जाता है कि बिल तो अदा करना पड़ेगा। ऐसे में के इलेक्ट्रिक को किस तरह सबसे अच्छा कहा जा सकता है जिस इदारे के खिलाफ रोजाना मुजाहरे होते हों, मेट्रोपॉलिटन सिटी का ट्रैफिक जाम होता हो, इसकी सर्विस मुल्क भर में बेहतरीन कैसे करार दी जा सकती है? खबर आपको दें कि शहर में इंटर के इम्तिहानात का आगाज आज होगा। इम्तिहानात सुबह और शाम की 2 शिफ्टों में लिए जाएंगे। सुबह में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और होम इकोनॉमिक्स ग्रुप का इम्तिहान होगा। शाम की शिफ्ट में जनरल साइंस का इम्तिहान लिया जाएगा। आज सुबह की शिफ्ट में 12वीं जमात का इंग्लिश लाजमी का इम्तिहान लिया जाएगा। शाम की शिफ्ट में 12वीं जमात का फिजिक्स का पेपर होगा। शहर में 180 इम्तिहानी मराकज़ कायम हैं। 26 इम्तिहानी मराकज़ को हसास करार दिया गया है। रेंजर्स की नफरी तैनात होगी। इम्तिहानात में 1,39,000 तलबा हिस्सा लेंगे। मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद। इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस से अलहदा हो जाएं। पीटीआई की कोर कमेटी ने मुतालबे की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का कहना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक़ से मनफी असरात मरतब करता है, क्योंकि मफादात में वाज़ेह तसादुम है। कोर कमेटी ने मंजूरी दी है कि कानूनी तरीक़ाकार के तहत चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जाएगा कि वो ख़ुद को पीटीआई से मुताल्लिक़ मुकदमात से अलहदा कर लें। शेख मुजीब और याहिया खान से मुताल्लिक वीडियो बानी पीटीआई के अकाउंट पर किसने अपलोड की?
तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई को इस मामले से लाइल्म करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेयर की गई वीडियो सियासी तनाजुर में थी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा जो भी ट्वीट होगा बानी पीटीआई की इजाज़त से होगा। ये जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, तहरीक इंसाफ का नुक्ता बड़ा सिंपल है। हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है, ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है। हम ये कहते हैं कि सियासी एंगल से बात कर रहे हैं कि जब अवाम वोट डालने जाती है तो जहां वो वोट डाले वो रिजल्ट उधर ही निकले, वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां हमने 71 में या उसके बाद सन 88 में या उसके बाद सन 90 में या 97 में या 2002, 13 या 18 में की हैं। सियासी बात की है और कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी। और इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में ले आया जाए। कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। उनका कहना था कि बानी पीटीआई सानहा मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक़ ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है बानी पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। सियासत या खेल में जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। कशीदगी अगर कम करनी है तो मेरा ख्याल है कि जो बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान वाला जो मसला उन्होंने ट्वीट किया है उससे रिट्रीट करने की या उससे पीछे हटने की कोशिश जो है पूरी तरह पीटीआई वाले कर रहे हैं। इतने ट्वीट्स उनके हवाले से आते हैं बानी पीटीआई के, वो ये पहली दफ़ा है कि उनको रिट्रीट करना पड़ा है, जिसकी वजह ये है कि उसका एक रिएक्शन आया है। उसको इस सिलसिले में आज के माहौल के अंदर जो है उसको इस तरह एम्पलीफाई करना, इस तरह उसको बढ़ावा दे के एक ट्वीट के ज़रिए सामने लाना, मैं समझता हूँ ये एक डिलिबरेट कोशिश है कि आप टेंशन और कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई का हमशीरा अलीमा खान ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। कहा कि हमारी बर्दाश्त अब ख़त्म होती जा रही है, हम अब चुप करके नहीं बैठेंगे। तमाम हदूद पार की गई हैं, जजेस अब फैसले दें। अगर हमारे केसेस का फैसला नहीं हुआ तो जजेस पर सवालात उठेंगे। इमरान खान ने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि 9 मई को हुआ था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाई जाए। फैज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हम उनसे फिर से उनकी तरफ से अपील करते हैं कि आप 9 मई की जुडिशल कमीशन बनाएं। अब बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठे रहेंगे, हम चुप करके नहीं आप बैठने लगे, लेकिन ये आप हदें क्रॉस कर रहे हैं। जज साहिबान आप इस पे फैसला दें। अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फैसला होता हमें ये समझ आ जाएगी कि अब जजेस के ऊपर ज्यादती हो रही है। हम जजेस के साथ भी खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, आप फैसला दें। हत्या इज़्ज़त कानून ज़बान बंदी के लिए नहीं बनाया जा रहा, इस कानून की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि लोग हत्या इज़्ज़त का केस बरतानिया में करने को तरजीह देते हैं। अता तारड़ का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा कि साबिक सदर ट्रंप को सज़ा हो गई लेकिन साइफर लहराने वाले को नहीं हुई। जिन अदालतों में ये केसेस ज़ेर समात हैं उनको जल्द फैसला देना चाहिए। पंजाब में जो ये कानून बनाया गया है उसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि जब भी किसी ने हत्या इज़्ज़त का दावा करना हो और जिसके पास ये वसाइल मौजूद हैं, वो बरतानिया में जाके हत्या इज़्ज़त का केस करने को तरजीह देते हैं बजाय पाकिस्तान के। इधर ट्रंप को सजा हो गई, उधर लंदन राइट्स वालों को सजा हो गई, तो हमें यहाँ पे क्या अमर माने है कि एक शख्स साइफर भी लहराता है, वो तोशा खाना की घड़ियां भी चोरी करता है, वो 9 मई के हमले भी करवाता है, मगर सिस्टम ऐसा है कि किसी को सजा नहीं हो पाती। तो हम तो कब से इस पर आवाज उठा रहे हैं कि जिन अदालतों में ये मुकदमा जेर इल्तवा है और जेर समात है, उनको चाहिए कि इस पे जल्दी एक्शन करें। सिंध हुकूमत ने चेयरमैन एंटी करप्शन फरहद जुनेजो को ओहदे से फारिग कर दिया। फरहद जुनेजो को महकमा सर्विस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। 21 ग्रेड के ऑफिसर फरहद जुनेजो ने कहा कि एंटी करप्शन में माफिया का राज है, एक शख्स एंटी करप्शन में करप्शन का सिस्टम चला रहा है। साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहद ने कहा कि करप्शन में
کرپشن میں سے مجھے حصہ دینے کی کوشش کی گئی، انکار پر مجھے چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ ترجمان وزیر اینٹی کرپشن نے فرحت جنیجو کے لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا کہ سندھ حکومت نے فرحت جنیجو کا تبادلہ کیا تو الزامات لگانے شروع کر دیے۔ فرحت جنیجو عہدے پر تھے تو یہ سب باتیں کیوں نہیں کیں؟ بیان پر افسوس ہے، تحقیقات کرائی جائیں گی۔ پاکستان نے چینی سرمایہ کاری کے لیے 13 شعبوں کا تعین کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 جون کو چین روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 110 رکنی تجارتی وفد بھی روانہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کریں گے، جبکہ چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے نمائندے بھی مقرر کر دیے گئے ہیں، جن میں ایشیا پاک انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے CEO شہریار چشتی، PSO کے جی پلاننگ وجیہہ احمد اور دیگر شامل ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، پاکستان میں خوشحالی کے نئے دور کی نوید، سرمایہ کاری کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ وزیر اعظم چینی صدر اور چینی وزیر اعظم کی دعوت پر 4 جون سے چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ان کے ساتھ 110 رکنی تجارتی وفد بھی روانہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کریں گے، جبکہ تیل، گیس، توانائی، ICT اور ٹیکنالوجی کی چینی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ At the invitation of President Xi Jinping and Premier Li Qiang of the People's Republic of China, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will undertake an official visit to China from 4th to 8th of June. An important aspect of Prime Minister's visit will be meetings with corporate executives of leading Chinese companies dealing in oil and gas, energy, ICT and emerging technologies. پاکستان نے چینی سرمایہ کاری کے لیے 13 شعبوں کا تعین کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے دوران پاک چین بزنس کانفرنس میں لاہ عمل پیش کیا جائے گا۔ چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دلانے کے لیے پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے نمائندے مقرر کر دیے گئے، جن میں ایشیا پاک انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے CEO شہریار چشتی، PSO کے GM پلاننگ وجیہہ احمد اور دیگر شامل ہیں۔ چین کی 5 بڑی کمپنیاں 13 شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، جن میں ٹیکسٹائل، چمڑے کی اشیاء، ادویات، طبی آلات، جوتے، کھلونے، زراعت، الیکٹرک گاڑیوں سمیت الیکٹرک مصنوعات اور تھرکول کے ذریعے کھاد کی پیداوار کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین سے متعلق بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے پاک چین دوستی کو ماؤنٹ تائی سے تشبیہ دی ہے۔ ماؤنٹ تائی چین کے 5 مقدس پہاڑوں میں سے ایک ہے، جسے چین کے مذہب میں ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ ماؤنٹ تائی چین کے صوبے شانڈونگ کا سب سے اونچا مقام ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں موجودہ حکومت کے قیام کے بعد وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا۔ ہماری دوستی وقت کی کسوٹی پر کھڑی رہی، چٹان کی طرح قائم رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ کے علاوہ چینی صوبوں گوانگڈونگ، شانزی کا دورہ بھی کریں گے۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پٹیل پاڑا حسن زئی ہوٹل کے قریب فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ قمر نامی پولیس اہلکار پر کی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 1 سے زائد شوٹرز ملوث تھے۔ جائے وقوع سے 30 بور اور 9 mm کے خول ملے ہیں۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان 2 سے زائد ہو سکتے ہیں۔ پولیس کے مطابق قمر CTD میں تعینات تھا۔ کراچی کے علاقے لائٹ ہاؤس جامع کلاتھ میں کسٹمز، رینجرز اور پولیس کا چھاپا۔ لائٹ ہاؤس کا علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ شدید فائرنگ، مشتعل دکانداروں نے کسٹم اور رینجرز اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید نفری طلب کر لی گئی۔ چھاپا کپڑے کے گودام پر مارا گیا تھا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کوئٹہ کراچی شاہراہ پر وندر کے مقام پر چیکنگ۔ کوئٹہ سے کراچی آنے والے مسافر کوچ سے 5490 کلوگرام چھالیا، 533 پیکٹ گٹکا اور 591 سٹک غیر ملکی سگریٹس برآمد کر لی گئی ہیں۔ دوسری کارروائی میں گوادر بلوچستان چیک پوسٹ پر مختلف مسافر کوچز سے 12 غیر ملکی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تمام افراد بغیر کسی قانونی دستاویزات کے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے ایران جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ PIA کی یورپ سے فلائٹ کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اسپین میں مقیم 1,25,000 کمیونٹی مقیم ہیں۔ اوورسیز کمیونٹی کا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے مطالبہ ہے کہ بارسلونا اسٹیشن سے پاکستانی قومی ایئر لائن کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ جہان کی ایئر لائنز اربوں کھربوں روپے کما رہی ہیں،
تو ہماری جو پی اے نیشنل فلیگ کیریئر ہے اس کو بھی یہ آپریشن فوراً شروع کرنا چاہیے، اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ فیملیز کے لیے بہت ہی مسئلہ بن جاتا ہے جب انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے، 24 گھنٹے 22 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری وزیر اعظم پاکستان سے موزبانہ گزارش ہے، بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز پی آئی اے کو بحال کیا جائے۔ یہ ان کا بڑا احسان ہوگا ہم پہ، پاکستانی کمیونٹی پہ، اسپین میں بسنے والے لوگوں پہ کہ وزیر اعظم پاکستان اور ساکھ ڈار صاحب اس پہ توجہ دے اور جلد از جلد یہ آپریشن بحال کیا جائے اسپین سے۔ پیرس میں جمہوریہ آذربائیجان کی 106ویں سالگرہ کے موقع پر کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا۔ آذربائیجانی پیانو آرٹسٹ ناز خانم، گلوکارہ گلسم خلیلوبا اور گلوکار جونی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سفیر آذربائیجان نے آذربائیجان کی آزادی کے حوالے سے بتایا کہ 106 سال قبل مسلم دنیا کی پہلی پارلیمانی جمہوری ریاست ڈیموکریٹک ریپبلک آف آذربائیجان کا قیام عمل میں آیا تھا، پہلی جمہوریہ جس نے 1 صدی قبل خواتین کو ووٹ کا حق دیا تھا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے تعلیم اور سماجی خدمات کے میدان کے بعد اداکاری کی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا ہے۔ برطانوی میوزک ویب سیریز وی آر لیڈیز پارٹس میں بطور مہمان اداکارہ جلوہ گر ہوئیں۔ ویب سیریز اسٹریمنگ ویب سائٹ پر ریلیز کی گئی ہے۔ اور خبر ہے کہ ٹی سی ایل نے کراچی میں دنیا کا سب سے بڑا ایل ای ڈی ٹی وی لانچ کر دیا ہے۔ پاکستان کے نمبر 1 ایل ای ڈی ٹی وی برانڈ ٹی سی ایل نے کراچی میں ایک شاندار ایونٹ کا انعقاد کیا جس میں دنیا کا سب سے بڑا 115 انچ کا ٹی وی لانچ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ٹی سی ایل مشرق وسطی ماجد خان نیازی نے کہا کہ ہم ٹی سی ایل کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی متعارف کرانے پر بہت خوش ہیں۔ تقریب میں ایگزیکٹیوز، پارٹنرز، انڈسٹری سے وابستہ افراد، کھیلوں کی شخصیات، میڈیا ماہرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فیروز والا کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ شیخوپورہ روڈ پر فاسٹ فوڈ لورز کے لیے سمپلی صوفی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ چیئرمین صوفی گروپ صوفی طارق اللہ اور ڈائریکٹر صوفی حمزہ نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ فاسٹ فوڈ لورز کی بڑی تعداد افتتاح کے دن ریسٹورنٹ پہنچی جنہوں نے ذائقے اور معیار کی خوب تعریف کی۔ بات چیت کرتے ہوئے ڈائریکٹر صوفی گروپ حمزہ صوفی نے کہا کہ شیخوپورہ روڈ پر ہماری 13ویں برانچ ہے۔ انشاءاللہ جلد ملک بھر میں سمپلی صوفی کی بڑی چین بنانے جا رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔